नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का इकोनॉमी के एक और फ्रेश सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और इस बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। तो हमने इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे 2 सेशंस में बात कर ली है। धीरे-धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत ज़्यादा टफ बना के रखे हुए टॉपिक्स हैं जिनको हम ईज़ी वे में पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है? लेकिन वो सब जानने से पहले आप सभी लोगों को, अगर आप सभी लोगों को कोई दिक्कत होती है, किसी को भी कोई दिक्कत होती है इन क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी होती है आप लोगों के माइंड में इस सेशन से रिलेटेड, तो आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है त्रिपाठी अंशुल _ आप सभी लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये जो सेशन होता है इसकी जो पीडीएफ होता है, मैं इसको अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो आप लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना भी इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोगों तक नोट्स पहुँच सके, पीपीटी पहुँच सके। तो सेशन को शुरू करते हैं। हमने क्विक रिकैप किया, हमने ये भी किया था, समझा था कि इन्फ्लेशन का क्या रोल होता है, आरबीआई का क्या रोल होता है। अगर आरबीआई बिंदास पैसे छापने लग जाए तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? सबके हाथ में पैसे आ जाए तो महंगाई कम हो जाएगी? तो नहीं, हमने देखा था कि नहीं हो पाएगी। कैश फ्लो अगर मार्केट में बढ़ेगा, हर किसी के पास पैसा है, तो चीज़ों के दाम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, ये भी हम समझ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा पेपर, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्यों है? आप लोगों को सिर्फ टेबल याद करनी है। कौन सी टेबल याद करनी है? ये वाली। आपको ये वाली टेबल याद करनी है बस। अगर आपको ये टेबल आती है तो ये आप लोगों के लिए बच्चों का खेल बन जाता है। तो हम पहले टेबल ना देखते हुए पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द, इनमें कुछ की एलिमेंट होते हैं जो मैंने रेड किए हुए हैं, ये आप लोगों को पहले से ध्यान रखनी है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें सही स्टेटमेंट चुनना है। ठीक, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन आरबीआई शुड परस्यू चीप मनी पॉलिसी। ठीक है, इन्फ्लेशन के दौरान हमें क्या करना चाहिए? चीप मनी पॉलिसी को अपनाना चाहिए आरबीआई को, पहला। दूसरा, टू कॉम्बैट डिफ्लेशन आरबीआई शुड इंक्रीज एसएलआर। ठीक है, दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। तीसरा है आपके पास ए और बी बोथ, और डी आप लोगों के पास है नाइदर ए नॉर बी। ठीक, तो आप लोगों को क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इन्फ्लेशन जब मार्केट में है, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई है, पैसा है, तो आरबीआई को चीप मनी पॉलिसी अपनानी चाहिए। अपनानी चाहिए, सस्ता कर देना चाहिए और सब कुछ? नहीं, यहाँ पे आप लोगों को बताया था मैंने, डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी, डियर मतलब कीमती, यहाँ पे डियर मनी पॉलिसी। दूसरा, टू कॉम्बैट डिफ्लेशन आरबीआई शुड इंक्रीज एसएलआर। अगर एसएलआर बढ़ा दिया तो डिफ्लेशन कंट्रोल में आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। डिफ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है एसएलआर बढ़ाने से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों के पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे इनकरेक्ट कर देता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में कि एलिमेंट इनकरेक्ट डाल देता, तो आप लोगों के पास ये आंसर थर्ड हो जाता, ए और बी बोथ। अब थोड़ा हम टेबल पे नजर डालते हैं ताकि हमें थोड़ा रिकैप हो जाए, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आपके पास इन्फ्लेशन चल रही है, तो चीप मनी पॉलिसी होती है? नहीं होती है, डियर मनी पॉलिसी होती है। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक को लिक्विडिटी को अलग रखना पड़ता है, जो कि 18.5 के आसपास चल रहा है आजकल। मतलब बैंक को कैश की फॉर्म में या गोल्ड की या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में अपने पास कुछ पैसे अलग रखने पड़ते हैं, ताकि अगर बैंक रन की नौबत आ जाए तो आप ये पैसा यूज कर सके। ठीक, तो अगर इसको बढ़ा देंगे तो डिफ्लेशन, बैंक को ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। मतलब बैंक के पास मार्केट में देने के लिए पैसा नहीं होगा, और मार्केट में देने के लिए पैसा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, डिफ्लेशन बनी रहेगी। ठीक, तो ये दो ऑप्शन है, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो आप लोगों को टेबल्स याद होंगी अगर, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये बच्चों का खेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को टेबल जरूर में ध्यान होनी चाहिए।
आज का टॉपिक पढ़ते हैं हम। आज का टॉपिक हमारे पास, हमने पहला टूल पढ़ दिया था क्या, रिजर्व रेशियो। दूसरा इंपॉर्टेंट टूल आता है हमारे पास ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसे कहते हैं? देखिए, ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं दास दादा शक्तिकांत दास जी, और ये है गवर्नमेंट, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। एक कंडीशन समझिए आप, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। ठीक, पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास जाना सही समझा कि हम चलते हैं आरबीआई के पास, दास दादा थोड़ा पैसे दे दो। अब दास दादा ने कहा ऐसे तो नहीं देंगे हम आपको पैसे, कुछ तो आपको भी देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज बनाई, कुछ बॉन्ड बनाए कि इतने टाइम में 8% के बाद हम आपको क्या कर लेंगे, ये पैसा वापस चुका देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बनाई, और अगर बाय द वे आरबीआई के पास इतना पैसा है नहीं, तो आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन तो है, तो तुरंत वो पैसा छाप के गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा उन सिक्योरिटीज के बदले। तो अब सिचुएशन कैसी है देखिए थोड़ा। अब सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और आरबीआई के पास पैसा है। आरबीआई को गवर्नमेंट को पैसा देना है, देना भी है, क्योंकि आरबीआई को भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, सिक्योरिटीज अपने आप में इंटरेस्ट देती है। ठीक, और अपनी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज बनाई। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बनाई और आरबीआई को दे दी, और आरबीआई को दे दी, इसके बदले आरबीआई ने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, कैश दे दिया। ठीक है, अब सिचुएशन कैसी है, नाउ सिचुएशन इज कि गवर्नमेंट के पास पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है, और आरबीआई के पास भी पैसा भी है और सिक्योरिटी भी है। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि आरबीआई आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटीज का क्या करेगी। सिक्योरिटीज का क्या करना है, सिक्योरिटीज अपने आप में सेविंग्स होती हैं, जो साथ साथ क्या होती है, साथ साथ क्या होती है, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, टाइम पीरियड फिक्स होता है, गवर्नमेंट को क्या करनी होती है, वापस चुकानी होती है। यहाँ पे सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट कैच है कि अब ये आरबीआई इस सिक्योरिटीज का क्या करेगा। ठीक है, हाउ विल आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन विद ओएमओ, ओपन मार्केट और ऑपरेशन। मतलब बेसिकली सिक्योरिटीज से मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ओएमओ होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, फिर से ध्यान रखिए, मार्केट में इन्फ्लेशन है और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनके जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आता है। ठीक, समझ गए आप लोग। अब देखिए कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई, बैंक के पास देखेगी। देखो बैंक की कंडीशन अभी क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ बैंक, बैंक की कंडीशंस क्या है, बैंक के पास कुछ लोग आए जिन्होंने बैंक में पैसा रखा। ठीक, बैंक में पैसा रखा, इन लोगों को इंटरेस्ट वापस पे करना है, किसको, बैंक को। लेकिन सामने से कोई ऐसा इंसान है नहीं बैंक के पास जो हाथ फैलाए बैठा हो कि बैंक हमको लोन दे दो। अगर बाय द वे है भी, तो लोन देने का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लग जाता है, और वो टाइम अगर बैंक के पास पैसा रुका हुआ है तो उस पर तो बैंक को, कस्टमर को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो बैंक का तो नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में बैंक क्या करते हैं, ठीक, बैंक क्या करते हैं, बैंक आरबीआई से ये सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी खरीद लेते हैं, और सिक्योरिटी खरीदने से क्या होता है, इन लोगों का काम चल जाता है। जो ये 4% के आसपास इनको इंटरेस्ट देना होता है जिन्होंने बैंक में पैसा रखा हुआ है, तो सिक्योरिटी इनको 9% के आसपास मिल जाती है। तो ये क्या करते हैं, मंडवाली में काम चलता रहता है इन लोगों का। ठीक है, तो बैंक का पार्टिसिपेशन इस प्रकार से होता है, बैंक की इंपॉर्टेंस इस प्रकार से है। बैंक इसीलिए इंटरेस्टेड होता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने में, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट वो उन लोगों को देता रहता है जिन लोगों ने बैंक में पैसा रखा हुआ है, और बैंक को उन्हें क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, इस प्रकार से बैंक का क्या बना, बैलेंस बना रहता है। ठीक है, बैंक के पर्सपेक्टिव से तो आप सभी लोग समझ गए। अब थोड़ा ये समझिए कि आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करता है ओएमओ से। ठीक है, ये कंडीशन देखो, यहाँ पे हम एक और फिगर बनाएंगे। अब आरबीआई के साथ क्या है, आरबीआई के पास ये है, बैंक की सिचुएशन भी सेम है। बैंक को अगर आरबीआई ने पैसे दिए तो बैंक के पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं क्या, मार्केट में मनी सप्लाई बनाने के लिए। तो इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है,
और बैंक को सिक्योरिटीज दी और उसके बदले पैसे ले लिए। ठीक, आरबीआई ने सिक्योरिटीज दी और उसके बदले पैसे ले लिए, तो बैंक के पास क्या हो गया, सिक्योरिटीज हो गई, पैसे हो गया कम। ठीक, पैसा हो गया कम, जिससे मार्केट में घुमाने के लिए पैसा बैंक के पास क्या है, कम। तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, डाउन। ठीक है, एक और तरीके से देखते हैं, याद रखने के लिए क्या फंडा है कि दास के पास अगर पैसा आएगा, दादा के पास अगर पैसा आएगा, दादा के पास पैसा कैसे आएगा, जब दादा सिक्योरिटीज क्या करेंगे, देंगे, बैंक को सिक्योरिटी क्या करेंगे, देंगे। तो दादा के पास अगर पैसा आएगा तो मार्केट से पैसा क्या हो जाएगा, कम, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो लिक्विडिटी और मार्केट से पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम। ठीक, और दूसरा, और अगर ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे दादा को क्या करना पड़ रहा है, पैसा मार्केट में देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी पड़ रही है, सिक्योरिटी खरीदी, पैसा मार्केट में, बैंक से सिक्योरिटी खरीदी और पैसा मार्केट में दिया। ठीक है, मार्केट में दिया तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक, तो इस प्रकार से आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इजी टॉपिक है, वैसे इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, बस आपको सिंपल से ये चीज ध्यान रखनी है, मनी सप्लाई का गेम है पूरा, सिंपल सा याद रखने का फंडा क्या है, अगर दादा के पास पैसा आया, मार्केट से पैसा आया, तो लिक्विडिटी कम हुई, मनी सप्लाई कम हुई, इन्फ्लेशन कम हुई। और दादा ने क्या किया, पैसा मार्केट में दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली और मार्केट में पैसा दिया, तो लिक्विडिटी बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई और इन्फ्लेशन भी बढ़ गई। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और पार्टिसिपेशन इन बैंक, बैंक को अपना फायदा देखना होता है कि अपने पास पैसा रुका हुआ ना रहे, कहीं ना कहीं चलता रहे, उसमें भी टाइम लगता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई से खरीद लेते हैं। उससे क्या फायदा होता है, बैंक को इंटरेस्ट मिलता रहता है और बैंक ये इंटरेस्ट रीपे करता रहता है, किसको, जिन लोगों ने बैंक में पैसे जमा कराए हुए हैं। ठीक, तो ये सिंपल सा फंडा है, आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम। ठीक, अब देखो बैंक रेट, बैंक रेट क्या चीज होती है। ठीक, बैंक रेट, आरबीआई बैंक को पैसा उधार देता है। ठीक है, आरबीआई बैंक को पैसा उधार देता है, एक इंटरेस्ट रेट पे देता है, बैंक को एक इंटरेस्ट रेट चुकाना होता है आरबीआई को। ठीक, जिस इंटरेस्ट रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखना लॉन्ग टर्म, बस इतना ही है, लॉन्ग टर्म के लिए जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा उधार देता है या फिर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है, जिस परसेंट पे, जिस परसेंट इंटरेस्ट पे, ठीक, उस परसेंट को कहते हैं हम बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट में सिर्फ 2-3 कैच है कि लॉन्ग टर्म याद रखना है, आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक को पैसा देता है लॉन्ग टर्म के लिए, और नो कोलेट्रल, कोई गिरवी रखने वाला सिस्टम नहीं है, आपको कोई भी चीज सिक्योरिटी नहीं रखनी है। ठीक, ध्यान रखिएगा, 2 कैच है सिर्फ, एक तो लॉन्ग टर्म का कैच है और एक नो कोलेट्रल का कैच है। ठीक, बैंक को कुछ भी चीज आरबीआई के पास उधार नहीं रखनी है। ठीक, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देगा आपको कौन, आरबीआई, बैंक को कौन देगा, आरबीआई, सिंपल। ठीक, इसको कहते हैं हम बैंक रेट, समझ गए। दूसरा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, हमने पहले दिन भी डिस्कस किए थे टेबल में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, एलएएफ, और मार्जिनलाइज्ड स्टैंडर्ड फैसिलिटीज, 2 चीजें। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक, तो ये एमएसएफ क्या है, मार्जिनलाइज्ड स्टैंडर्ड फैसिलिटीज को यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, जब यही लिखना था तो इसे ही लिख देते। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे, आइए देखते हैं कैसा कनेक्शन है। ये आप लोगों के पास एग्जाम में डायरेक्ट हिट होते हैं, तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट तैयार करने बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चीजें फैक्ट तो धीरे धीरे याद आते रहते हैं। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, रेपो रेट देखिए, शॉर्ट टर्म, मैंने आप लोगों को बताया था शॉर्ट टर्म और कोलेट्रल बैंक रेट में भी याद करने वाली बात थी, तो रेपो रेट में भी यही पॉइंट है कि आरबीआई बैंक को पैसा जिस इंटरेस्ट रेट पे उधार देता है, किस टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक, बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई से पैसा उधार लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, उस रेट को क्या करते हैं हम, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ चीज गिरवी या फिर
सिक्योरिटी मनी या कुछ भी सिक्योरिटी रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम कैसा ये काम करता है, कैसे ये मार्केट में काम करता है। ठीक है, इतना इजी भी नहीं है इसको समझ पाना। मतलब जितना हमने बोला कि सिर्फ आरबीआई बैंक को उधार देता है जिस रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए, उसको हम बैंक रेट, उसको हम रेपो रेट कहते हैं, इतना इजी भी नहीं है, थोड़ा इसकी डेप्थ है। डेप्थ कैसे है देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे भी दो कैच है, शॉर्ट टर्म और कोलेट्रल। ठीक, कोलेट्रल वाला यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं हम। बैंक ने कहा कि आरबीआई जी हमको दादा हमको पैसे उधार चाहिए 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ चाहिए, और कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी बना के दी कि हम आपको क्या करें, शॉर्ट टर्म में 10 दिन बाद हम आपको क्या कर देंगे, 108 करोड़ रुपए क्या कर देंगे, चुका देंगे। ठीक है, तो 108 करोड़ रुपए चुका देंगे, तो आरबीआई को फायदा कितने का हो गया, 8% का हो गया सीधा सीधा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। अब आरबीआई कहता है कि हम पैसा दे तो देंगे आपको, लेकिन आप लोगों को साथ में क्या करना पड़ेगा, कुछ हमारे पास गिरवी रखना पड़ेगा, कोलेट्रल। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करते हैं, गिरवी रख देते हैं। ठीक है, और बैंक के पास क्या होता है, बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। कौन सी, आरबीआई ने प्रोवाइड कराई होती है बैंक को। ठीक, याद है आप लोगों को, बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसीलिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड, इसीलिए बैंक क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं किस चीज के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए। बहुत जगह काम आती है, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो हमने अभी पढ़ा एसएलआर, एसएलआर नहीं होती है। अलग कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो मिली हो बैंक को, या फिर और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, वो ही आरबीआई के पास गिरवी रखी जा सकती हैं। ठीक है, एसएलआर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएलआर क्या, तीन चीजें होती है, कैश होता है, दूसरा गोल्ड होता है, और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ठीक, तो ये वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये बैंक नहीं रख सकता गिरवी। ठीक है, ये कैच है यहाँ पे, इस चीज को आप लोग ध्यान रख लीजिए कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं रखी जा सकती है बैंक के पास, आरबीआई के पास गिरवी। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो यहां से आरबीआई को क्या फायदा हुआ, 8% का फायदा हुआ, और बैंक को क्या मिल गया, लोन मिल गया। ठीक है, ये भी समझ में हमारे बात आई। अब देखो इमरजेंसी सिचुएशन बन गई अगर, कि बैंक को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और बैंक को पैसा चाहिए ही चाहिए, बैंक को पैसा चाहिए ही चाहिए, और बैंक गिड़गिड़ा रहा है दासदाता के सामने, प्लीज ये एसएलआर के बदले अपने को क्या कर दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले हमें पैसा दे दो, क्योंकि हम पे अर्जेंट है, हमको अर्जेंटली क्या चाहिए, पैसे चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज बैंक की कंडीशन क्या है, खराब है। ठीक, तो अगर दासदाता पिघल गए, दासदाता ने एसएलआर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनके बदले, अगर एसएलआर के बदले आरबीआई ने बैंक को लोन प्रोवाइड किया, तो उसे क्या कहते हैं हम, उस पॉइंट को कहते हैं हम मार्जिनलाइज स्टैंडर्ड फैसिलिटीज। समझे आप लोग, यहां पे आप एसएलआर का यूज नहीं कर सकते। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के अंतर्गत जो आपके पास एसएलआर आता है, उसके अंतर्गत आप लोगों के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है ना, उसको आप, उसके बदले आरबीआई लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, बैंक को आप उसके बदले लोन नहीं दे सकते हैं। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, बहुत ज्यादा पीक पे आ गई, तो दासदादा अगर पिघल गए कि आपको लोन देना ही पड़ेगा, अदरवाइज बैंक रन की स्थिति आ सकती है। ठीक है, तो उस केस में अगर दासदादा ने एसएलआर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनके ऊपर भी अगर बैंक को लोन दे दिया, तो उसको कहते हैं हम क्या, मार्जिनलाइज स्टैंडर्ड फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाया है क्या रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट दो तरीके से, एक एग्जाम्पल से, एक सिंपल तरीके से समझा दिया आप लोगों को। ये 100 करोड़ वाला एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें जो कोलेट्रल है, ये भी पूछ सकता है आपके पास एग्जाम में कि कोलेट्रल क्या होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है बस। आप अगर गिरवी रख सकते हो कुछ, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हो आरबीआई के पास। ठीक है, रेपो रेट हुआ। लास्ट है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। जैसे आपको रेपो रेट बताया, आपको सेम रिवर्स रेपो रेट का उल्टा है। अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक बैंक उधार मांग रहा था आरबीआई से, अब यहाँ पे आरबीआई ने कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए उधार मांगा बैंक से। ठीक, वही 100 करोड़ रुपए मांगा, और अपनी कोलेट्रल है, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या कर दी,
गिरवी रख दी बैंक के पास, ठीक। अब सेम चीज बैंक को अब 108 करोड़ रुपए आरबीआई को चुकाने हैं, ठीक है। 8% के आसपास बैंक को क्या हो रहा है, फायदा। तो ये चीज क्या आ जाएगी, रिवर्स रेपो रेट, ठीक। रेपो रेट का जस्ट उल्टा। रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई बैंक को लोन देता है और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक से लोन लेता है, ठीक है। इजी चीज है, आप लोग समझ चुके हैं, ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, इजी है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास ये टेबल देख लेते हैं हम, ठीक। हम इस टेबल को अपडेट करते हुए फिर रहे हैं शुरुआत से, हम इस टेबल को अपडेट कर रहे हैं स्टार्ट से। तो देखते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स थे, क्वांटिटेटिव टूल्स में सीआरआर, एसएलआर। अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करना पड़ेगा, अभी हमने क्वेश्चन में देखा, इंक्रीज करना पड़ेगा। डिफ्लेशन है तो डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, ताकि क्या हो, पैसा आरबीआई के पास आए। अगर आरबीआई के पास पैसा आएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक। अगर डिफ्लेशन है तो खरीदनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, ठीक। बैंक रेट, अगर इन्फ्लेशन है तो इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक, और डिफ्लेशन है तो डिक्रीज करना पड़ेगा। और एलएएफ, ठीक, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा और डिफ्लेशन में डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपको इन्फ्लेशन वाला कॉलम याद हो गया तो डिफ्लेशन वाला तो इजी है, आपको बस उल्टा करना है जस्ट उसका। तो ये अगर आप अप टू डेट रखते हो, ये टेबल आप अगर याद रखते हो, तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज करने में ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली एग्जाम में, ठीक। तो आज के लिए हम इस सेशन को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप लोगों को समझ में जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को क्लियर करने चाहे। आप सभी लोगों को अगर कोई क्वेरी होती है तो आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिपाठी अंशुल _ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं tripathi_anshul642@gmail.com पे। और टेलीग्राम पे ये मैं सेशन की पीडीएफ जो है अपलोड कर देता हूँ, ये पीपीटी अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, ज्वाइन करना है, जिससे आप लोगों के पास क्या हो सके, पीपीटी पहुंच सके, आप लोग नोट्स बना सके। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।